अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इससे रिलेटेड कल मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने हार्मिशन मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख के आनी थी, तो हम भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हार्मिशन मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है अगर आप उसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और आंसर आपके पास ए ही आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इस ए मैट्रिक्स को आपके कहते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर आप स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स की बात करें तो जिस तरह से सिमेट्रिक के लिए आपने कहा था कि अगर ए ट्रांसपोज ए आ जाता है तो सिमेट्रिक होता है और अगर माइनस ए आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। सेम इसी पैटर्न पे हार्मिशन मैट्रिक्स के लिए है कि अगर ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए आता है तो हार्मिशन होता है, अगर माइनस ए आता है तो स्क्यू हार्मिशन होता है। आपके पास ये क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस शो दैट। अब ये जो हार्मिशन मैट्रिक्स है ये जस्ट उन मैट्रिसेस पे इफेक्ट करेगा जिसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी, क्योंकि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं जिनमें एओटा वाली टर्म हो। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको अक्सर एओटा इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस शो दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हार्मिशन। अब जो भी यहाँ पे लिखा हुआ आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये नहीं कहना कि ऑलरेडी उसमें कॉन्जुगेट वगैरह यूज़ हो गया हुआ है। जो भी एक्सप्रेशन मौजूद है आपने सिंपली उसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज ले लेना है। अगर तो आंसर ये अंदर वाला मैट्रिक्स ही आ जाता है तो इसको आप हार्मिशन कहते हैं, अदरवाइज आप इसको स्क्यू हार्मिशन कहते हैं। तो आपके पास मैट्रिक्स ए मौजूद था, आपने इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेते हुए एओटा मौजूद है, कॉम्प्लेक्स टर्म है तो आपने माइनस एओटा लगा दिया। यहाँ पे +1 रियल टर्म है तो इसका कॉन्जुगेट +1 ही रहेगा, प्लस एओटा है तो आपने माइनस एओटा लिख दिया, +1 एज इट इज़, और माइनस एओटा है तो साइन चेंज करके आपने प्लस एओटा कर दिया। मतलब एओटा वाली टर्म्स का साइन जो है वो आपने चेंज कर देना है। उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज लिया, ये माइनस एओटा और 1 कॉलम में था तो आपने इसको रो में कर दिया। सेम इसी पैटर्न पे आपने बाकी कॉलम्स को भी रोज़ में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आपने इन दोनों को ऐड किया। क्यों आपने ऐड किया? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड था। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर ये आ गया। नेक्स्ट आपने इसका भी ट्रांसपोज लिया। अब इसके बाद देखें कि अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या था, ये वाला एक्सप्रेशन था, इसका आंसर आया था ये। क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं? तो आप देखेंगे कि ये मैट्रिसेस इक्वल हैं। सो ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज हार्मिशन। नेक्स्ट इसी पैटर्न पे आपने ये माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को स्क्यू हार्मिशन शो करवाना है। उसके लिए आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपका ये शो हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस टाइम्स आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक हो या फिर क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक। हमने दोनों केसेस में इसको डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि ए क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। और साथ में और लगा दिया कि ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, माइनस ए के इक्वल। शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब आपने क्या शो करवाना है कि अगर आप इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर लें तो आपने इसका भी स्क्वायर ले लिया। ए स्क्वायर को सिमेट्रिक शो करवाना है ना, तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए स्क्वायर के ही इक्वल आना चाहिए। तो आपने ए को ए स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दिया। ए स्क्वायर का आपने लिया ट्रांसपोज, ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हैं। ट्रांसपोज अप्लाई किया, चूँकि दोनों ही ए हैं तो आपने ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल, ये भी ए के इक्वल, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर क्या आ गया, सिमेट्रिक। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो आपने कहा था कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल है। अब आपने ए स्क्वायर के लिए शो करवाना है। आप इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई किया। अब ये चूँकि स्क्यू सिमेट्रिक था, ए ट्रांसपोज का आंसर क्या था, माइनस ए, तो एक माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा, एक माइनस ए यहाँ पे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ दिस फाइंड ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अगेन ये वही फेमिलियर टर्म्स हैं जिस पैटर्न पे अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं। आपने इसको सेल्फ अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द इन्वर्सेस। फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये ऑर्डर 3x3 का मैट्रिक्स है। इस तरह के क्वेश्चन आपने अभी कल वाले लेक्चर में आई थिंक किया था कि जिसमें ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स था। उसमें पहले हमने को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स निकाला एंड देन उसका आपने लिया था ट्रांसपोज, तो वो इन्वर्स आपने उसी पैटर्न पे इन क्वेश्चंस को करना है। इसका नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हमारे पढ़ने वाला है, आल्सो फाइंड देयर इन्वर्स बाय यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशंस।
साथ में आपने इनके इन्वर्सेस निकालने हैं किस पैटर्न से, रो और कॉलम ऑपरेशंस। ये वाला तो आपने मेथड ऑलरेडी आपको आता है, ये इन्वर्स फाइंड आउट करने वाला सिंपल मेथड है, एडजॉइंट मेथड है। अब हम बात करते हैं ए इन्वर्स बाय रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों पैरेलल चलते हैं। रो ऑपरेशन में अगर हम देखें तो आपने इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पे आपने डॉट्स लगा देने हैं, ठीक है। डॉट्स, ये मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हुआ, साथ में आपने डॉट्स लगा देने हैं। रो ऑपरेशन आपने यूज़ करना है तो इसके साथ आपने रो की फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है। जितने ऑर्डर का ये वाला मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उतने ही ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे डॉट्स आ जाएंगे और कॉलम्स की फॉर्म में आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है। जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का आपने लिखना है। ए इन्वर्स बाय रो ऑपरेशन आपके पास आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारा टारगेट ये हुआ करेगा, ये जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते जाना है। तो जो ऑपरेशंस आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो पूरी रो या फिर पूरी रो पे परफॉर्म होंगे, तो एट द एंड आपका राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो भी चेंज हो जाएगा। तो जब ये वाला फर्स्ट वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ बनेंगी वो आपके पास इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। सबसे पहले इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास लीडिंग एंट्री पहले कॉलम में 1 मौजूद है। आपका टारगेट दूसरी और तीसरी एंट्रीज़ को 0 बनाना है। अब अगर आप देखें तो सेकंड एंट्री ऑलरेडी 0 है, थर्ड एंट्री आपकी 0 कब बनेगी, अगर आपका ये -2 ख़त्म हो जाता है। -2 ख़त्म कब होगा, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट R1 और 2R1 और R3 को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपके पास R3 में 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप इसका सेकंड कॉलम देखें तो सारी एंट्रीज़ आपकी 2 2 मौजूद हैं, 2 -2 और 2 मौजूद हैं। अब इसके बाद इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक एंट्री हम 0 बना लेंगे, या फिर अगर बाकी दोनों एंट्री 0 बनती है तो फिर हम इस पर प्रोसीड कर लेंगे। इसमें अगर हम देखें तो R1 और R2 अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आ जाता है, R1 में 0। इसी तरीके से R1 और R2 और R3 को अगर आप ऐड करते हैं मतलब -2 + 2 तो अगेन आंसर क्या बन गया, 0। तो आपने इन दोनों रोज़ को ऐड कर लिया। ऐड R2 इन R1 एंड R3, मतलब R2 + R1 आपने किया और R2 + R3 आपने किया। तो ये वाली पहली एंट्री और थर्ड एंट्री आपकी क्या हो गई, 0 में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट आपके पास -2 रह जाता है। अब आपने देखना है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब अगर आप देखें तो इसमें कोई भी एंट्री ऐसी मौजूद नहीं है जो इसको 1 बना दे, तो सिंपल आप इससे R2 को जो है वो -2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पूरी रो को आप डिवाइड करेंगे तो -2 से डिवाइड किया, आंसर 1 आ गया। ये 0 को -2 से तब भी 0, तो जस्ट ये वाली एंट्री आ जाएगी -1/2। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स आ गए। अब थर्ड कॉलम को के लिए आप क्या करेंगे, आपका टारगेट ये होगा -4 की जगह पे आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो आपके पास और कोई मेथड मौजूद नहीं है, सिंपली आप इसको -4 के साथ डिवाइड कर देंगे पूरी की पूरी रो को। इस पूरी रो को आप -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर 1, यहाँ पे आंसर -1/2, यहाँ पे -1/4 और ये +1 था तो -1/4। अब सेकंड टारगेट आपको क्या रह गया, इसको 0 बनाना। इसको 0 बनाने के लिए आपने क्या किया, 3R3 + R1, मतलब R1 में 0 बनाना है ना। तो यहाँ पे देखें ये पहला भी 0 मौजूद है, ये भी 0 मौजूद है, तो इसकी 1 को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आपने वो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहले से मौजूद एंट्री 0 या फिर नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ को इफ़ेक्ट ना करे। अगर तो इफ़ेक्ट कर जाएगा तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो नहीं बनेगा। जब लेफ़्ट पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं बनेगा तो ये भी उसका इन्वर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप देखें यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स था तो ऑर्डर 3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ये वाले जो आपके पास आंसर्स आएंगे वे ये आपका क्या कहलाएंगे, इन्वर्स कहलाएंगे, किस मैट्रिक्स का, जिसको अभी आपने ट्रीट किया। नेक्स्ट हम इसी को हम करने लगे हैं इन्वर्स बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉलम ऑपरेशंस। अब के बार हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है वो कॉलम की फॉर्म में लिखा है, कॉलम के
नीचे लिखा है 1 0 0 0 1 0। अगेन प्रोसीजर वही है कि आपने कुछ ऐसे जो है वो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं कि जो कि इस मैट्रिक्स जो कि नीचे वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको नॉन आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दें और इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दें। इसके लिए अगेन वही ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, लेकिन अब की बार किस पे अप्लाई होंगे, कॉलम्स पे अप्लाई होंगे। इन कॉलम्स पे आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर कॉलम ऑपरेशन हो तो आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अगर रो ऑपरेशन हो तो आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आपने ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन का है और आपको रो के थ्रू उसको कन्वर्ट करना ईजी लग रहा है तो आप उसको रो ऑपरेशन से कर लें, ऐसा आपने नहीं करना। तो ये जस्ट कैलकुलेशंस हैं। ये -2 कैसे ज़ीरो बनेगा, अगर आप C1 C2 -2 C1 कर लें, ठीक हो गया। इस तरीके से ये ज़ीरो बन जाएगा। इसी तरह से C3 + 3 C1 करेंगे तो ये तमाम ऑपरेशंस आपने आपके बार कॉलम वाइज परफॉर्म करने हैं, तो ये आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही हैं, आपने ये तमाम खुद अटेम्प्ट करने हैं। सेम उसी पैटर्न पे ये जो इन्वर्स वाला क्वेश्चन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट है, ये ऑलरेडी आप कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह लें इसको, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब रैंक क्या होता है, जिस तरीके से अभी आपने इन्वर्स फाइंड आउट किया ना कि मैट्रिक्स को आप इस तरीके से कन्वर्ट किया कि पहली एंट्री 1, बाकी एंट्री 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, इस तरीके से आपने मैट्रिक्स की एंट्रीज को कन्वर्ट किया था। इसी तरीके से जब भी किसी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करना है तो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन इट्स रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। जो ऊपर आपने बनाई है वो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म ही बनाई है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म की ही एक फॉर्म होता है। आपने इसकी डेफिनेशन भी एक दफ़ा देख लेनी है अपनी बुक से, उसके स्टार्ट में बड़े अच्छे से लिखी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको अगर आप रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो दोनों एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, 0 0 बनानी। तो आपको अब आ गई हैं कि आप रो 1 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करें फिर इसमें ऐड कर दें तो ये 0, अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करें इसमें ऐड करें तो ये वाला 0, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट में -4 को आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। सिंपल, आपके पास और कोई सोल्यूशन मौजूद नहीं है तो आप इससे डिवाइड कर देंगे। अगर तो किसी को मल्टीप्लाई करने से ये 1 बन रहा होता तो हम उसको मल्टीप्लाई करके ऐड वगैरह कर देते, अदरवाइज़ हम डिवाइड कर देंगे। लेकिन डिवाइड में आपने ये ख्याल रखना है कि आपके पास ये फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगी तो सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा इशू आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये 1 बन गया। इसके बाद अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर आप इसको -8 से मल्टीप्लाई करवाएं और इसमें ऐड करवा दें तो ये 0 बन जाएगा, ठीक हो गया। हम वही प्रोसीजर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला था, मैक्सिमम जितनी भी एंट्रीज़ आपकी 0 बन सकती हैं, जितने भी रोज़ आपकी 0 बन सकती हैं, उनको आपने 0 बना लेना है। इसके बाद अगर आप देखें तो ये वाली एंट्री क्या बन गई, 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक बात आपके जहन में होनी चाहिए, चलिए वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और नेक्स्ट हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जो आपकी 0 रोज़ बन सकती हैं आपने उनको 0 रोज़ बना लेना है। उसका ये होगा कि जो रिमेनिंग नॉन ज़ीरो रोज़ बचेंगी वो क्या कहलाएंगी, रैंक कहलाएंगी। अब देखें मज़ीद ये 1 किसी भी तरीके से 0 नहीं हो सकता, ना ही ये दोनों 0 हो सकते हैं अगर, और ना ही ये वाले 0 बन सकते हैं। अगर कोई भी ऑपरेशन प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला परफॉर्म करके कोई एक 0 बनेगा तो दूसरी एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाएगी। तो इसलिए अगर आप नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ की बात करें तो इसमें 1 मौजूद है जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है, इसमें -1/4 है, 1 भी है। तो ये तीनों रोज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे 0 नहीं हैं, इनकी तमाम एंट्रीज 0 नहीं है। तो इसलिए इनका रैंक कितना आ गया, 1 2 एंड 3, रैंक आपके पास 3 बन गया। रिमेनिंग पार्ट्स आपने इसके खुद ट्राई करने हैं, ऑर्डर 3 हो 4 हो 5 हो, जस्ट कैलकुलेशंस इंक्रीज होंगी, बाकी इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज 3.5 नेक्स्ट हम देखते हैं। एक्सरसाइज 3.5 इस तरह के क्वेश्चन आपने मैट्रिक में किए होंगे आई गेस। इसमें क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल आपका मोस्ट फेवरेट रूल है,
इसका क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, फिर उसके बाद आपने क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट प्लेस पे जो कॉलम है इसको राइट साइड वाली वैल्यूज से रिप्लेस करना होता है, मतलब 2 3 5 को 3 1 और 2 के साथ आपने रिप्लेस करना है। और वाई वाली एंट्रीज को वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने वाई किस प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने राइट साइड वाली वैल्यूज़ से रिप्लेस करना होता है। जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जी की प्लेस पे जो एंट्रीज़ हैं उसको भी आपने राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ से रिप्लेस कर देना है। साथ साथ ये जितने भी डिटर्मिनेंट्स आएंगे, जिन जिन कॉलम्स को आपने रिप्लेस किया है उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है, एट द एंड आपने पूरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ इसको डिवाइड कर देना है। तो आपके पास एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तीनों को इकट्ठे एक सेट की फॉर्म में लिखे आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये बाय यूजिंग क्रैमर रूल था। नेक्स्ट है यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स। ये भी आपको ऑलरेडी आता है, जो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आपने मैट्रिसेस यूज़ करने हैं या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, वेरिएबल वाले को एक्स का और राइट साइड वाले को बी का। इसके बाद आपने ए डिटर्मिनेंट निकाला। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो तभी आप उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ऑर्डर 3 वाला मैट्रिक्स है तो सबसे पहले आपको फैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो एडजॉइंट आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। इसके बाद आपके पास जो ए यहाँ पे मौजूद था आपने प्री मल्टीप्लाई करवाया बाय ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स राइट साइड पे चला गया। अब इन्वर्स इन्वॉल्व होता है इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स का जो है वो सिंगुलर नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी होता है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। देन मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास रिक्वायर्ड आंसर्स आ जाएंगे। इसको आप एक्स वाई जी के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जी की वैल्यू 0। ये रिमेनिंग तमाम पार्ट्स इसी पैटर्न पे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू द एचलन फॉर्म एंड द रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। अच्छा, आपका ये टास्क है कि आपने एचलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में फ़र्क को जो है वो ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं वो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में होता है और एचलन फॉर्म में आपने देखना है क्या होगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखें, इस सिस्टम के कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखें, साथ में आप डॉट्स लगा दें और राइट साइड पे आप दूसरी वैल्यूज़ को लिख लें, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको आप क्या कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद आपने जो है वो इस सिस्टम को सॉल्व करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में। जो अभी आपने रैंक फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किया था, जो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किया था, सेम उसी पैटर्न पे आप एक एंट्री को 1 बनाएंगे, बाकी 0, फिर इसको 1 बनाएंगे, ऊपर नीचे तमाम 0, मतलब डायगोनल एंट्रीज हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे और बाकी तमाम एंट्रीज़ को ज़ीरोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर आप देखें तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है और उसके नीचे वाली एंट्रीज़ क्या हैं, 0 0। तो इस फॉर्म को आप कहते हैं एचलन फॉर्म। अगर इसके ऊपर वाली एंट्रीज़ भी 0 0 हो जाएं तो उसको आप क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म में हर लीडिंग एंट्री 1 होगी, बाकी तमाम एंट्री 0 होंगी। इसके बाद जो है रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में ऊपर भी सारे 0, नीचे भी सारे 0 होंगे। इसके बाद अगर आप कंपेयर करें तो पहली वैल्यू किसकी थी, एक्स की थी, दूसरी वैल्यू वाई की और तीसरी वैल्यू जी की। यहाँ पे जो लास्ट में है ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ फिर x1 x2 और x3। लास्ट वाली वैल्यू x3 की है तो x3 आपने लिख दिया 24/19। ऊपर वाली वैल्यू अगर आप देखें तो x2 माइनस 2x3, मतलब इस प्लेस पे x1 है, इस प्लेस पे x2 है और थर्ड प्लेस पे x3 है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो जो कोफिशिएंट थे उससे हमने उनके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख लिया। तो इसको आप बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। रीज़न क्या है, ये जो x3 की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को इस पिछली इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से आप सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं।
नेक्स्ट था इसका कि आपने इसको रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो मेथड मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल डायगोनल की ऊपर वाली एंट्रीज को भी आपने ज़ीरो बना लेना है। उसका क्या फ़ायदा होगा आपको? उसका ये फ़ायदा होगा कि ये थर्ड एंट्री एक्स जी की थी तो सीधी सीधी आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड एंट्री वाई की थी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट एंट्री एक्स की थी तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में आपको बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी। हर प्रीवियस एक्सप्रेशन में आप सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम क्या है? होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस होता तो ए डिटर्मिनेंट जो था वो उसका नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी था, लेकिन अगर आप होमोजीनियस की बात करें तो उसमें ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, आपने डिटर्मिनेंट निकाला, उसका आंसर आ गया ज़ीरो। सो सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अगर ये ज़ीरो नहीं आता तो इसका सिस्टम जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं रखेगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? ये तीनों इक्वेशंस बनी हैं, इनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है। वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 1 और 2 को पहले हमने सिंप्लीफाई किया, फिर 2 और 3 को। पहले 1 2 को किया, फिर 2 3 को किया हमने, वहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी। वैल्यूज़ आने के बाद आपने इसमें जी को दोनों में देखेंगे जी इन्वॉल्व हो रहा है तो जी को आप लेट कर लेंगे कि वो टी के इक्वल है। तो ये जो होमोजीनियस ये जो तरीका था ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड था। मतलब एक ही वेरिएबल को आप दोनों में कन्वर्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालें, वो वैल्यू के जिसके लिए सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। अगर सिस्टम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है और सिस्टम होमोजीनियस है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तब भी रखेगा जब ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे और अगेन क्वेश्चन नंबर 4 के पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 1 2 फिर 2 3 और फिर उन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम्स डज नॉट पोसेस अ यूनिक सोल्यूशन। जिसके लिए ये सिस्टम जो है वो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं रखता। सिस्टम जो है वो यूनिक सोल्यूशन कब नहीं रखता, इसको आपने खुद एक दफ़ा ऑब्जर्व कर लेना है। कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।